अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्लाउड वन को पत्थर उठाने की सजा मिलती है, उसे 2 घंटे के लिए पत्थर को उठाना है, जबकि हमारे जाओ जुई को सजा मिलती है 6 घंटे के लिए पत्थर को उठाने की। सभी क्लास वाले वहाँ पर इनके मजे ले रहे होते हैं। जाओ कहता है इस कमीने ने मुझे यहाँ पर पहले दिन फंसा दिया, तो वो जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और कहता है ये पत्थर तो बहुत ज्यादा भारी है, हालांकि एक टॉप लेवल का जान वॉरियर भी इस पत्थर को ज्यादा देर तक उठाकर नहीं रख पाएगा। जाओ अपने डीमन पावर्स को यूज करते हुए उस पत्थर को अपने कंधों के ऊपर उठा देता है। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी देखकर काफी हैरान होते हैं। तो टीचर सीटू को तो ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लो है, लेकिन इस लड़के की पावर एक जान जनरल लेवल की है, जिस पत्थर को उठा पाएगा। जाओ उस पत्थर को उठाकर खड़ा हो जाता है, जबकि टीचर सीटू बाकी सभी लोगों से कहती है जैसा कि तुम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, सभी को भी यहाँ पर सजा मिलेगी, बिल्कुल इन्हीं 2 बेवकूफों की तरह। मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ पर जान किंग लेवल तक जरूर पहुंचे, या फिर तुम लोग चैनल लेवल तक पहुंचने के बाद यहाँ पर अकेडमी को क्लियर करके जाओ। चलो जब सभी लोग अब जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर जाकर रूल्स बताऊंगी। टीचर सीटू उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ती है। तब ये फी चैंग उन सभी स्टूडेंट्स में होता है और उन दोनों से कहता है तो दोनों भाइयों तुम दोनों वहाँ पर अपने आप को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, और वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पर क्लाउड वन को सजा मिली है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यही ठरकमुना ही सोच रहा होता है। वो जाओ से कहता है क्या तुमने देखा टीचर सीटू को मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, उसने मुझे छोटा पत्थर दिया और साथ ही मुझे सिर्फ 2 घंटे की सजा दी है, कि यहाँ पर गलती तो मेरी थी, इसका मतलब यह है कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हें यहाँ पर 6 घंटे के लिए एक भारी पत्थर उठाने को कहा है। उसी वक्त मंकी वहाँ पर पहुँच जाता है। मंकी कभी हमारे जाओ के पत्थर पर जंप करता है तो कभी हमारे क्लाउड के पत्थर के ऊपर जंप करता है। जाओ उसे कहता है बेवकूफ बंदर कहीं गए, जल्दी से नीचे उतरो, तुम मेरे वजन को बढ़ा रहे हो। कि मंकी वहीं पर बैठा शर्माना शुरू कर देता है। उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, चलो जल्दी से नीचे उतरो। क्लाउड वहाँ पर उस बंदर को झिड़क रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है इस पत्थर को उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पत्थर को 6 घंटे के लिए उठाकर रखना पड़ेगा। जाओ को यहाँ पर एक नई बात पता चलती है। वो कहता है मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन फार्मूला को कल्टीवेट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस भारी वजन को उठाकर इस फार्मूला को ज्यादा आसानी के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। यहीं से नेक्स्ट सीन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। क्लाउड फॉर के तो छक्के छूट चुके होते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वो जाओ की तरफ देखता है तो उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं बदली होती। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इधर यहाँ पर एक टॉप लेवल का वॉरियर भी होते है, तब भी वो एक पत्थर को उठाकर इतनी देर तक नहीं रख पाता। तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतनी नहीं है, फिर तुमने इतने भारी पत्थर को इतनी देर से कैसे उठाकर रखा और तुम थके भी नहीं हो। जाओ से कहता है क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मेरी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ जान सोल्जर लेवल की है। क्लाउड से कहता है तुम यहाँ पर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बताया कि मेरी कल्टीवेशन एक मीडियम वॉरियर लेवल के बराबर की है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कैसे हो सकती है, तुम्हारी लो कैसे हो सकती है, जबकि मैंने इतना छोटा सा पत्थर उठाया और मेरे यहाँ पर छक्के छूट रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बातें करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा क्लाउड अपने पत्थर को फेंक देता है और वहीं पर लेट जाता है और कहता है ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसा हूँ, आज तो बहुत ही बुरी सजा मिली, दोबारा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मुझे दोबारा इस तरह की सजा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जाओ ने यहाँ पर एक नई चीज सीखी है कि जब वो वजन उठाकर कल्टीवेट करता है तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जाओ सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर इस पत्थर को उठाने के दौरान 6 घंटे में काफी सारा कल्टीवेट किया है, जिससे मेरी जान पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब यह कि वजन उठाकर कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन डबल रेट के साथ बढ़ती है। 1 घंटे पूरे होने के बाद फी चोंग वहाँ पर आता है। हमारा जाओ भी अपने पत्थर को फेंक देता है तो फी चोंग उनसे कहता है, फी उनसे पूछता है बताओ कैसा फील कर रहे हो। जाओ कहता है बिल्कुल अच्छा, जबकि क्लाउड उसे कहता है मुझे तो तुम्हें उठाकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तो फी चोंग उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें फ्री का खाना दूंगा और साथ में मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि टीचर सीटू ने हमें बताए हैं। मैं सारे रूल समझा देता हूँ ताकि दोबारा तुम्हें इस तरह की सजा ना मिले। तो वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फ्री का खाना खाने चलते हैं। ये सभी लोग अकेडमी के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये अकेडमी का रेस्टोरेंट है, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, जहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज भी हैं। फी चोंग उन तीनों को अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो तीनों अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और होटल भी चमक चमक कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है उनसे कहती है प्लीज सर जल्दी से यहाँ पर आ जाए, और वो उन तीनों को वहाँ पर ले आती है। वहाँ पर पहले से बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे होते हैं, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फी चोंग अपने दोस्तों के साथ एक टेबल के ऊपर जा बैठता है। सभी लोगों के सामने खाना रखा जाता है तो वहाँ पर डीमन बीस्ट का मीट भी होता है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मीट भी होता है। तो क्लाउड वन इतना सारा खाना देखकर कहता है मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। हमारा जाओ फी चैंग से कहता है फी चैंग अगली बार मैं तुम लोगों को इनवाइट करूंगा और अगली बार की ट्रीट मेरी होगी। फी चैंग उनसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब हम तीनों ही जहाँ पर दोस्त बनने वाले हैं तो मैं इस तरह का खाना तुम्हें खिला ही सकता हूँ। क्लाउड से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज के बाद हम तीनों स्वयं ब्रदर्स बनने वाले हैं, आज के बाद हम तीनों भाई हैं। जाओ उन दोनों से कहता है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं क्लाउड वन को सिर्फ क्लाउड कहूंगा और फी चैंग को सिर्फ फी कहूंगा और तुम लोग भी मुझे सिर्फ और सिर्फ जाओ कह सकते हो। और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने ग्लासेस को चीयर करते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। ये तीनों यहाँ पर अपनी टेबल के ऊपर बैठे अपने खाने को एंजॉय
एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इनके साथ वाली टेबल के ऊपर तीनों और सीनियर क्लास के लड़के आकर बैठते हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठते साथ ही बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, किसी से मार खाकर आए होते हैं। एक लड़का कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, फाइनली हमें वो आइटम मिल ही गई थी, लेकिन वो फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड वालों ने हमसे छीन ली। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि हमारे स्कूल के जो नए मास्टर्स हैं उनमें से वो भी एक है। हालांकि उसका रैंक सिर्फ और सिर्फ 10वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी हमसे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसे हरा नहीं सकते। उनमें से तीसरा दोस्त कहता है और ऊपर से हमारी अकेडमी के एक एल्डर उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका स्टेटस हमसे ज्यादा हाई है और हम सभी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय शर्मिंदा होने के। अरे क्लाउड वहाँ से रहा नहीं जाता, वो उनसे कहता है ब्रो तुम लोग यहाँ पर किस फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम बताओगे कि वो कौन है, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीनियर उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम नए डिसाइपल हो, बहुत ही जल्दी तुम्हें भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड कौन है, क्योंकि वो तुम लोगों को भी यहाँ पर बुली करने के लिए जरूर आएगा। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बकवास इंसान मुझे सीधे सीधे जवाब भी तो दे सकता था, ये सीनियर्स का मसला क्या है, ये हमेशा जूनियर्स के साथ इस तरह से अकड़ कर क्यों बात करते हैं और एटीट्यूड के साथ क्यों बात करते हैं। और मेरा लेवल भी हाई होता तो उसके बाद देखना था, ये मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकता था। इन दोनों से कहता है ये तीनों लड़के जान जनरल लेवल पर हैं, इसका मतलब ये है कि अकेडमी में बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं। होटल में खाना खाने के बाद ये तीनों बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद फिर क्लाउड से कहता है यहाँ पर इस अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ वाला ही बंदा रूल कर सकता है, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो बाकी के सभी लोग हमारे सामने अपने सर झुकाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो सीनियर्स भी हमारे सामने हमारे सवालों के सही से जवाब देंगे। कि हमारा जाओ फी के बारे में सोच रहा होता है कि इस फी के पास जनरल लेवल की पावर है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं है जितने ज्यादा वो सभी लोग एरोगेंट है। ये एक बहुत ही और अच्छा और नाइस इंसान है। जाओ कहता है इन दोनों में से मेरी कल्टीवेशन लेवल इन दोनों से लो है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों के करीब पहुँच सकूँ और इनसे आगे निकल सकूँ। तो होटल में खाना खाने के बाद ये सभी लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़का कुछ बेच रहा होता है। वो उन सभी लोगों से कहता है यहाँ पर अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नोट्स हैं, तुम्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 50 बक्स में तुम्हें मिल जाएंगी, जल्दी से आओ और इनको आकर खरीद लो। तो हमारा क्लाउड कहता है ये वाली इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, मैं जाकर देकर आता हूँ कि वो क्या बेच रहा है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उसे 50 बक्स देकर उसके पास से वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। उस पेपर को लेने के बाद उसको खोलता है और उनसे कहता है देखो मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिल गया। यहाँ पर इस कॉपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, सारी टीचर्स के बारे में डिटेल्स है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स है, यहाँ तक कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है। तो वहाँ पर से दो लड़कियां गुजरती हुई जा रही होती हैं। वो क्लाउड को वहाँ पर एक्साइटेड देखकर कहती हैं कि यहाँ पर उस लड़के ने एक और लड़के को बेवकूफ बना दिया, ये नया आने वाला लड़का तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है, शायद इसे नहीं पता होगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर यानी कि हमारा जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन बोर्ड है उसके ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस लड़के ने इसको बेवकूफ बनाकर इसके पास इसके पैसे ले लिए। क्लाउड को ये बात सुनते ही काफी बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं अभी जाकर उसको ढूंढ कर लाता हूँ और उसके पास से अपने 50 बक्स वापस लाता हूँ। जबकि फ्यू से पकड़ता और कहता है रुक जाओ मत जाओ। जबकि हमारा जाओ वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर से ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। टीचर सीटू अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर ड्रिल फील्ड में पहुंच जाती है। ड्रिल फील्ड में जाने के बाद वो उन सभी को वहाँ पर शैकल्स पहना देती है, उन सभी के दोनों बाजुओं और दोनों टांगों के ऊपर जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। सीटू उन सभी लोगों से कहती है आज के बाद तुम सभी लोग इन शैकल्स को अपने बाजुओं और अपनी टांगों के ऊपर पहन कर रखोगे। तुम सभी को इसी वजन के साथ ही आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ ही कल्टीवेट करना है, इसी के साथ ही सोना जागना जो भी करना है इसके साथ ही करना है। वैसे कोई भी इन शैकल्स को उतार नहीं सकता क्योंकि इन शैकल से तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती हैं। जिनके लिए वो भारी होती हैं वो बेचारे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं, ना तो वो चल सकते हैं और ना ही अपने बाजू को ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि वो ब्रेसलेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं। उसके बाद टीचर सीटू उन सभी को ब्रेसलेट लाने के बाद उन सभी को पत्थर उठवाती है। सभी लोगों ने लाइंस बनाई होती है और सभी ने अपने सर के ऊपर पत्थर उठाए होते हैं। जबकि टीचर सीटू उन सभी के बीच में वहाँ पर उन सभी को मॉनिटर कर रही होती है। जब टीचर सीटू हमारे जाओ के पास पहुँचती है तो हमारा जाओ से कहता है टीचर सीटू और बाकी सभी लोगों के पास जो पत्थर है उनका वजन मेरे पत्थर से कम है, मेरे पास जो पत्थर है उन सभी के वजन से 2 गुना ज्यादा पत्थर भारी है, ऐसा क्यों है, मुझे यहाँ पर कौन सी सजा मिल रही है। टीचर सीटू से कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे पूछ नहीं सकते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम्हें कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इस पत्थर को रखो और दफा हो जाओ। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीनी कहीं की, दिन जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा उसके बाद देखना मैं इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। और साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो उस भारी पत्थर को वहाँ पर उठाकर रख सके। तो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो बाकी सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर इतनी पावर्स का कैसे रिलीज कर रहा है। जब सीटू भी उसकी तरफ देखती है और कहती है हालांकि इस लड़के के पास एक मीडियम लेवल के वॉरियर या फिर एक लो लेवल के जनरल के बराबर की पावर है, हालांकि इसके पास बहुत ही अच्छी पावर है, लेकिन ये एक ठरकी इंसान है, इसी वजह से मैं इसे पर्सनली ट्रेन नहीं कर रही। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो ये सभी बच्चे अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद अपने डॉर्म रूम में जाते हैं और बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाते हैं। दिन भर की थकान की वजह से वे अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है तो आज का दिन तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, बहुत ही जल्दी मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद मुझे एक गर्लफ्रेंड
रिफ्रेशमेंट मिलेगी और मैं तुम दोनों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। उसे कहता है क्यों ना हम लोग आज रात ही जाकर ड्रिंक करें। क्लाउड उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है हाँ चलो अभी चलते हैं। लेकिन उसके हाथ के ऊपर जो ब्रेसलेट होता है वो काफी भारी होता है और उसका हाथ उसी के मुंह के ऊपर गिर जाता है और कहता है नहीं आज तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। फिर वो वहीं पर सो जाता है। अभी भी ये लोग अपने सरों के ऊपर पत्थर ही उठाकर खड़े होते हैं और साथ में कुछ बच्चे वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही होती है। तो हमारे जाओ की रूटीन अभी तक चेंज नहीं हुई। पिछले 15 दिन से वो अपने सर के ऊपर भारी पत्थर उठाकर खड़ा है। इसी पत्थर को उठाने के दौरान ही आपको पता है कि वो कल्टीवेट भी साथ साथ ही कर रहा है। साथ ही वो अपने डीमन पावर और अपनी जान पावर दोनों को कल्टीवेट कर रहा होता है। तब जो यहाँ पर पत्थर को उठाकर खड़ा होता है तो बाकी क्लास की लड़कियां जो होती हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और उसे देखकर लट्टू हो रही होती हैं कि ये कितना हैंडसम है और उसके सिक्स पैक्स देखो। जबकि हमारी टीचर सीटू वो भी उसकी तरफ देखकर थोड़ी बहुत नर्म हो रही होती है। वो भी इस बराश कर रही होती है और सोच रही होती है हाँ ये लड़का दिखने में तो काफी हैंडसम है। टीचर सीटू उन सभी लोगों से कहती है ठीक है तुम सभी लोग अब रेस्ट कर सकते हो। तो वो उनके पास आती है और सभी लोगों से कहती है पिछले 15 दिनों से तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कड़ी मेहनत की है। तुम लोग अपने सर के ऊपर पत्थर उठाकर यहाँ पर स्क्वाट कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बेसिक ट्रेनिंग के साथ अडेप्ट हो चुके हो। तो अब यहाँ पर तुम्हारी जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे ठीक 3 दिन के बाद मैं तुम्हें लाइब्रेरी में भेजूंगी। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद तुम अपने लिए एक बुक को चूज कर सकते हो। वो बुक एक मार्शल आर्ट्स की बुक होगी। ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वहाँ से कौन से लेवल की बुक ले पाते हो। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें वॉरियर लेवल की बुक्स हैं, जनरल लेवल की बुक्स हैं, किंग लेवल की बुक्स हैं। तुम्हारी किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि अगर तुम्हें वहाँ पर किंग लेवल की बुक मिल जाती है तो तुम बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ेगी। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कहता है अगर मुझे वहाँ पर एक इनकम्प्लीट किंग लेवल की बुक मिल जाती है तो फिर तो मैं बहुत ही जल्दी एक किंग लेवल का वॉरियर बन जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वहाँ पर एक जनरल लेवल की बुक भी मिल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, सभी लोग भी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि मुझे वहाँ से किंग लेवल की बुक चाहिए। कोई कहता है मुझे जनरल लेवल की बुक चाहिए, कोई कहता है मुझे यहाँ पर टॉप जनरल लेवल की बुक चाहिए। इनमें से एक कहता है लेकिन वहाँ पर हमारे साथ 3 और क्लासेस के बच्चे भी होंगे जिनके कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। टीचर सीटू उन लोगों से कह दिया चलो ठीक है अब जल्दी से क्लास में आ जाओ, तुम्हारी स्टडी का वक्त है। फिर ये सभी लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। टीचर सीटू सामने खड़ी होती है और सभी लोग अपने अपने बेंच के ऊपर बैठे वहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं। कि हमारे जाओ के हाथ में वो इन्फॉर्मेशन बुक होती है जो कि 50 बक्स में हमारे क्लाउड ने खरीदी थी। इस बुक को खोलता है और उस बुक के अंदर टीचर सीटू के बारे में इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है। इसका ओरिजिनल नाम सीटू चिंग होता है। इस रॉयल अकेडमी का जो डीन है ये उसकी ग्रैंड डॉटर है यानी कि उसकी पोती है और जो दूसरी खूबसूरत औरत है इस पूरी की पूरी अकेडमी में। इसके अलावा ये इस अकेडमी की सबसे ज्यादा यंगेस्ट मेंटोर भी है। इसका कल्टीवेशन लेवल एक टॉप लेवल के जनरल के बराबर है। टीचर सीटू उन सभी लोगों से कहती है मैंने तुम सभी लोगों को हमेशा रूल्स के बारे में बताया, मैं आज फिर भी तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा रूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम रूल्स को फॉलो करते रहोगे तो सिर्फ 1 ही साल के बाद तुम में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनके पास एक टॉप ग्रेड के जनरल के बराबर की पावर आ जाएगी। मुझे लगता है कि आज से ठीक 3 साल के बाद तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि किंग लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही किंग लेवल तक पहुंच पाते हैं। तुम सभी लोग किंग लेवल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि सभी के लिए किंग लेवल तक पहुंच पाना पॉसिबल भी नहीं है। तुम सभी लोग यहाँ से जनरल लेवल तक होकर तो जरूर निकलोगे। अगर तुम में से कुछ बच्चे यहाँ पर किंग लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उन सभी को सुप्रीम अकेडमी की तरफ से अकेडमी का टीचर बनने का मौका मिलेगा। तुम यहाँ के कैल्डर बन सकते हो या फिर तुम चाहो तो तुम्हें सिटी लॉर्ड बनाया जा सकता है। तुम बाहर जाकर इस डायनेस्टी के किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जाओ टीचर की बातें सुनने के बाद सोच रहा था हमारी इस डायनेस्टी में पूरे 30 सिटीज है। हर सिटी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग यहाँ पर किसी सिटी का सिटी मास्टर बन जाए या फिर सिटी लॉर्ड बन जाए तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हमें बहुत सारे एरिया को कवर करना होगा। इसका मतलब यह है कि एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि एक डायनेस्टी का एम्परर होता है वैसे ही एक सिटी का मास्टर होता है। टीचर सीटू उन लोगों से कहती है कि तुम्हें पहले लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक को लेना होगा। उस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 1 महीने के बाद तुम सभी लोगों को प्लस डीमन अबिस में भेजा जाएगा जहाँ पर तुम लोग बाउंड्री एरिया के करीब डीमंस का शिकार करोगे। डीमंस को मारा जाएगा। वहाँ पर तुम्हारा जो कंपटीशन होने वाला है इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से अपने आप को ट्रेन करना होगा क्योंकि अगर तुम वहाँ पर किसी डीमन का मुकाबला करते हुए मारे जाते हो तो अकेडमी की इसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्लासेस खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में जाने का वक्त आ चुका है। तो टीचर सीटू अपने बच्चों को अपने साथ लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाती है जहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एल्डर खड़े होते हैं। वो एल्डर वहाँ पर काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं यानी कि काफी ज्यादा सख्त और गुस्से वाले होते हैं। सभी से कहते हैं तुम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस है यानी कि तुम 2 बार वहाँ पर अपने लिए बुक को हाथ लगा सकते हो। जिस बुक को तुमने हाथ लगा लिया वो बुक तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने बुक को फेंक दिया तो तुम दोबारा बुक नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस मिलेंगे। दूसरी बार में जो भी बुक तुम्हारे हाथ में आएगी वही बुक तुम्हारी होगी। अगर तुम वहाँ पर तीसरी बार किसी बुक को लेने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए सोच समझ कर ये करने की कोशिश करना। और उनसे कहते हैं चलो जल्दी से अब भाग जाओ। तो सभी बच्चे बड़ी स्पीड से भागते हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। वो सारी की सारी बुक्स हवा में उड़ रही होती हैं। सारी बुक्स के अंदर से जान एनर्जी निकल रही होती है। ये सभी लोग कहते हैं इन बुक्स के अंदर से बहुत सारी जान एनर्जी निकल रही है। लगता है यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेशन बिछी होगी। इन बुक्स को हासिल करना इतना भी आसान नहीं हो सकता।
एक लड़का कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर किस मैजिक को यूज किया गया है, यहाँ पर एक मैजिक सर्कल फॉर्मेशन को यूज किया गया है। दूसरा लड़का उसे कहता है बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर एक टॉप ग्रेड की किंग लेवल की बुक चाहिए। हम लोग जाकर जल्दी से जल्दी अपने लिए बुक को चूज करते हैं, कहीं दूसरा उनको लेना ले। ये सभी लोग जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनमें से एक लड़का अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और सारी जान एनर्जी के बीच से अपनी बुक को पकड़ लेता है और कहता है मुझे एक बुक मिल गई है। बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये वाली बुक तो एक लो लेवल के जनरल के बराबर की बुक है, के ऊपर एक लो लेवल की जनरल टाइप की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है। क्योंकि सभी लोग जब देखते हैं कि उसे एक लो लेवल के जनरल की बुक मिल गई है, वो लोग कहते हैं हमें भी जल्दी करनी होगी वरना अच्छी बुक्स तो दूसरे ले जाएंगे। वो सभी लोग वहाँ पर अपनी बुक्स को लेना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक लड़का जल्दबाजी में अपना हाथ जान एनर्जी के अंदर डालता है तो उस बेचारे का हाथ जल जाता है, पीछे की तरफ रोता हुआ गिर जाता है। जबकि फी उन लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर जो फॉर्मेशन प्लेस की गई है इन बुक्स के इर्द गिर्द वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ काम करना होगा, अपनी जान की को भी रिलीज करना होगा। उनसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाता हूँ। वो जल्दी से जाकर मैजिक सर्कल के सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ पर सर खड़ा होने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर साथ ही वो अपने हाथ को अंदर डालते हुए बड़ी स्पीड से बुक को बाहर निकाल लाता है। क्लाउड और हमारा जाओ से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि इसने इतनी आसानी के साथ एक बुक को पकड़ लिया। उस बुक को देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है स्पाइरल नाइफ फार्मूला। वो वाली बुक एक लो लेवल के जनरल के बराबर की बुक होती है। वो उस बुक को फेंक देता है और कहता है मुझे ये वाली बुक नहीं चाहिए, मुझे एक हाई ग्रेड की बुक चाहिए। ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसने एक लो जनरल रैंक की बुक को फेंक दिया। जाओ फिर से आगे बढ़ता है और अपने हाथ को अंदर डालते हुए वहाँ से एक बुक को खींच लाता है। ये वाली बुक एक काफी अच्छी बुक होती है। वो कहता है ये अच्छी बुक है। तो एक लड़का पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है ताकि उसके हाथ से वो बुक छीन सके। हमारा फी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी बुक मुझसे छीन सकते हो, और साथ ही वो उसे पटक कर ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है। तो बाकी के सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी से उसकी बुक छीनना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो फी अपनी बुक लेने के बाद उन दोनों से कहता है तुझे मेरा सेकंड और लास्ट चांस था, मुझे मेरी बुक मिल गई है, दोनों की बारी है, याद रखना वहाँ पर जाकर अपने दिल से महसूस करना, जो बुक तुम्हें अच्छी लगे वही बुक चूज करना। उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तुम भी अपना ध्यान रखना कहीं कोई दूसरा तुम्हारे हाथ से इस बुक को छीन न ले। तो फी चैंग अपनी बुक को लेने के बाद लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है। उसके बाद हमारा जाओ और क्लाउड अंदर रह जाते हैं। जाओ कहता है मेरी बारी है। वो मैजिकल सर्कल के सामने खड़ा हो जाता है, वहाँ पर बुक्स को महसूस करना स्टार्ट करता है। वो बुक्स को महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक्स लिखी हुई हैं। फिर साथ ही वो फी के तरीके को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से अंदर हाथ डालता है और बुक को खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो उस बुक को देखता है और कहता है चलो देखते हैं ये कौन से लेवल की बुक है। हमारे जाओ के हाथ में एक मीडियम जनरल लेवल की बुक होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा टॉप क्वालिटी की बुक है, लेकिन वो उसको फेंक देता है और कहता है मुझे ये वाली बुक नहीं चाहिए, मेरे पास पहले एक मीडियम जनरल लेवल की बुक है जो कि स्लॉटर बॉक्सिंग के नाम से है, मुझे ये वाली बुक का कोई फायदा नहीं होगा। वो फिर से वहाँ पर बुक लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे यहाँ पर फिर से महसूस करना होगा, दिल से महसूस करता हूँ। वहाँ पर अपने दिल से महसूस करता है, इस बार फिर से मैजिकल सर्कल में अपना हाथ डालता है तो वहाँ पर उसके हाथ में एक बुक आती है। जब वो उस बुक को उठाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है जी डीमन फार्मूला। ऊपर से वो एक बहुत ही लो लेवल की बुक होती है, यानी कि वो एक लो वॉरियर लेवल की बुक होती है। यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बुक को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, ये तो एक लो लेवल के वॉरियर की बुक है, मैंने मीडियम जनरल लेवल की बुक को फेंक दिया था। बाकी के लड़की वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें यहाँ पर एक एडवांस लेवल की बुक मिल गई है, अब जाओ जाकर इसको स्टडी करो, तुम्हें पहले वाली बुक को फेंकना नहीं चाहिए था। हमारे जाओ का क्योंकि ये लास्ट चांस था तो उसके हाथ में जी डेमन फार्मूला आता है, तो वो उसी को लेकर बाहर निकल आता है। वो बाहर आकर हमारे एल्डर के सामने उस बुक को रखता है तो एल्डर उस बुक को देखते कहते हैं ये तो जी फार्मूला है। वो भी वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम तो वाकई में काफी ज्यादा लकी हो, ये वाली बेकार किताब पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, कभी भी कोई भी इसको नहीं ले पाया, तुम तो इतने ज्यादा लकी हो कि पिछले 100 साल में तुम पहले हो जिसने इस बुक को अचीव किया है। बाकी के सभी लोग भी वो बात सुनने के बाद वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तब हमारे जाओ के पास और कोई रास्ता तो नहीं है, वो अपने जी फार्मूला को लेकर वहाँ से आगे बढ़ पड़ता है। जाओ कहता है ये तो एक बहुत ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, क्या मुझे वाकई में इसको मास्टर करना चाहिए। जाओ वहीं पर अपनी बुक को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, सोच रहा होता है क्या मुझे इसको मास्टर करना चाहिए या नहीं। वक्त फी और क्लाउड भी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं दोस्त तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी कोई किस्मत में इस तरह का हो जाता है, कभी कभी कोई ना कोई ब्लंडर जरूर हो जाता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मार्शल आर्ट्स की बुक को रख सकते हो, मेरे पास एक टॉप लेवल के जनरल की बुक आई है और ये वाली बुक काफी ज्यादा अच्छी है, तुम इसको मास्टर कर लेना, हम लोग एक बुक को शेयर कर सकते हैं, दोनों इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लेंगे। फी भी उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे पास भी एक अच्छी बुक है, हम तीनों मिलकर तीनों मार्शल आर्ट्स की बुक्स को एक साथ मिलकर स्टडी कर सकते हैं। माना जाओ उन दोनों से कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो। तो ये तीनों वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लैन होता है, वो उसे कहती है हेलो तुम कैसे हो। माना जाओ और उसके दोनों दोस्त वहीं पर रुक जाते हैं। रूटीन के मुताबिक क्लाउड तो लड़कियों की तरफ वहाँ पर लाट टपकाना शुरू कर देता है, जबकि हमारा जाओ उसकी तरफ सीरियस होकर देख रहा होता है। तो वो लड़की शर्माते हुए जाओ से कहती है जाओ क्या तुम मेरी बुक ले सकते हो, ये मेरी मार्शल आर्ट्स की बुक है जो मुझे अभी भी मिली है, ये बुक तुम्हें देना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही क्लाउड कहता है तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ठरकी हो, तुमने यहाँ पर लैन को भी फंसा लिया है। बाकी
बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं लैन तो क्लास 4 में है जबकि जिंग क्लास 2 में है। वो दोनों ही हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन इस लड़के ने इस लड़की को पटा लिया। हमारा जाओ से कहता है लैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की बुक नहीं ले सकता। लैन उसे कहती है नहीं तुम इसको रख लो, तुम एक दिन इसको स्टडी करने के बाद मुझे वापस कर देना। हमारा जाओ से कहता है नहीं मैं तुमसे ये वाली बुक नहीं ले सकता, मेरे पास अपनी बहुत सारी बुक्स है, मैं उनमें से किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पूछने के लिए। लैन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर चुप करके खड़ी हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़का आता है, तो ये लड़का यहाँ पर बिना बात के इसके साथ झगड़ा मोल लेता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैन के ऊपर लाइन मारने की, एंड सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। 3 दिन के बाद मैं तुम्हें रिंग में मिलूंगा, वहाँ पर हम दोनों आपस में कम्पीट करेंगे और देखेंगे लैन किसको मिलेगी। लैन कह रही होती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन। हमारा जाओ भी वहाँ पर सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर अपने आप इस चैलेंज को डन कर दिया, जबकि मैंने तो उसे यस कहा ही नहीं और ये यहाँ पर चैलेंज करके मुझे चला भी गया। लैन हमारे जाओ के सामने झुकते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से जब तुम मुश्किल में पड़ गए हो, तुम्हें उस बंदे के साथ फाइट करना पड़ेगी। हालांकि मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाकर उस बंदे से बात करूंगी ताकि वो फाइट ना करे। हमारा जाओ से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं कोई कमजोर इंसान तो हूँ नहीं और ना ही मैं कोई डरपोक हूँ जो कि किसी फाइट से डर जाए, मैं उसके साथ फाइट करूंगा, ये मेरा अपना मसला है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे बाय बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है, जबकि लैन वहीं पर करीब बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही पीछे से याओ से कहती है आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, इसी वजह से तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, कहीं तुम्हें ठंड की वजह से बुखार ना हो जाए, अगर तुम बीमार हो गए तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगी। तो ये बात सुनते ही क्लाउड कहता है लैन लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम मेरे लिए ये सब कुछ कह रही हो। तो याओ उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है बकवास बंद करो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि बाकी के सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी कमीने ठरकी कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। फी को उस लड़के के बारे में पता होता है, उस लड़के का नाम जिन गैंग होता है। फी उसे कहता है उस लड़के के पास एक टॉप लेवल के जनरल की पावर है, हमें लगता है कि तुम उस लड़के से फाइट करके जीत पाओगे। तो क्लाउड उसे कहता है मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के बराबर है, मतलब ये हुआ कि हमारा जाओ से आसानी से हरा देगा, ये इस मैच को जीत लेगा। साथ ही क्लाउड हमारे जाओ से कहता है मुझे भी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा तो नहीं है कि बाद में तुम्हें मेरे साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे तो फिर हम दोनों में से कौन जीतेगा। हमारा जाओ गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने उस लड़की को आज पहली बार देखा था, इससे पहले तुमने कभी उसके साथ बात भी नहीं की, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो तो वो लड़की तुम्हें पसंद है, तुम्हें वाकई में फाइट करनी है तो फिर आ जाओ हम दोनों फाइट करते हैं। क्लाउड उसे कहता है नहीं यहाँ पर फाइट करने की क्या जरूरत है, ठीक है तुम उसे रख लो। यहीं पर ये तीनों टेबल के ऊपर अपनी अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालते हैं, तीनों अपनी बुक्स को निकालते हैं। हमारे फी के पास जो बुक होती है वो एक लो लेवल के किंग ग्रेड की बुक होती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी की बुक है, जबकि हमारे क्लाउड के पास जो बुक थी वो मीडियम लेवल के जनरल की बुक थी। हमारे जाओ के पास जो बुक थी वो जी डीमन फार्मूला है, यानी कि लो लेवल के सोल्जर के बराबर का फार्मूला। हमारा जाओ फी से कहता है अगर तुमने इस वाले फार्मूला को मास्टर कर लिया तो तुम बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और अपने से हायर लेवल के लोगों से भी फाइट कर पाओगे। फी उसे कहता है मेरे पास जो स्पेशल बुक है इसके अंदर एक ब्लड स्पीयर फार्मूला लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, हाँ इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी और मैं इसको मास्टर कर लूं, उसके बाद तुम इस बुक को मुझसे उधार ले लेना, तो भी इस टेक्निक को मास्टर कर लेना। तुम्हारा जाओ से कहता है नहीं मुझे तुम्हारी ये वाली टेक्निक में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छी एक बुक है। वो उनसे कहता है मेरे पास एक स्पेशल बुक है जो कि एक मीडियम लेवल के जनरल के बराबर की है, जिसका नाम स्लाटर फीस्ट है, तुम लोग उसका मास्टर कर सकते हो। वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पास मिलिट्री ग्रेड की एक टेक्निक है। पता है कि ये मास्टर लॉन्ग ने इसको बनाया था, मास्टर लॉन्ग जो कि कमांडर थे, स्पेशल टेक्निक को बनाया और बुक के ऊपर लिखा था। और उसे कहता है मैंने सुना है कि वही लोग जिस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं उन्हीं को सिर्फ इस टेक्निक को सिखाया जाता है जो कि मिलिट्री में काफी अच्छी अचीवमेंट्स को हासिल करते हैं। पावरफुल टेक्निक को कोई भी आम इंसान इस तरह से हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये मिलिट्री की टेक्निक है। माना जाओ उनसे कहता है हाँ मेरे पास भी ये फुल बुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसके 4 ही मूव्स हैं, वो 4 मूव्स मैंने मास्टर किए हुए हैं। वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में। क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस वाली मिलिट्री टेक्निक को मास्टर करना कितने बड़े ऑनर की बात है, तुम्हारे पास 4 मूव्स हैं, 4 मूव्स को भी अगर कोई मास्टर कर ले तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सुप्रीम ऑनर की बात है। अभी उसे कहता है हाँ मैं भी काफी ज्यादा लकी हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा दो, ये वाली टेक्निक जो कि मिलिट्री ग्रेड की टेक्निक है जिसे मास्टर लॉन्ग ने बनाया था। तो जाओ उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और सोच रहा होता है हालांकि ये टेक्निक मेरे ससुर जी ने बनाई है जिनको मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि वो घर वापस नहीं आए। लगता है कि आज भी लोग उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जैसे पहले कभी किया करते थे। जहाँ पर ये सभी लोग अपनी बातें खत्म करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमारा जाओ अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त जान एनर्जी निकल रही होती है। वहीं पर कल्टीवेशन के दौरान हमारा जाओ कहता है मैंने अपने डीमन फोर्स में भी लेवल अप कर लिया है। तो वो एक हाथ के ऊपर डीमन फोर्स को एक्टिवेट करता है, दूसरे हाथ में अपनी जान एनर्जी को एक्टिवेट करता है। कहता है तुझे वाली एनर्जी तो काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं डीमन फार्मूला के साथ डीमन एनर्जी को भी यहाँ पर मास्टर कर सकता हूँ और दूसरी अपनी जान एनर्जी को भी मास्टर कर सकता हूँ। हमारा जाओ कहता है लेकिन अभी इतना काफी नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। वो अपने बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर से कोई जड़ी बूटियां निकालने लगता है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है बंदा जो कि बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है उसे भी पता चल जाता है कि बॉक्स ओपन हुआ है। वो जल्दी से जंप करते हुए
उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बॉक्स के ऊपर टूट पड़ता है। जाओ कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर से जड़ी बूटियां खाने के लिए आए हो। अंदर जितनी भी एलिक्सर्स और जड़ी बूटियां रखी हुई हैं वो सारी की सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां हैं। सारा दिन बैठकर इनको खाते रहते हो लेकिन तुम अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एक नकली मकाऊ बंदर हो। तो उसका मंकी वहीं पर से जड़ी बूटियां उठाता है और उनको खाना शुरू कर देता है। वो उनको बड़ी आराम से खा रहा होता है जबकि हमारा जाओ वहीं पर फिर से अपने आप को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जाओ कहता है इस वक्त कल्टीवेशन के बाद मैंने अपनी जान फोर्स को टॉप लेवल के सोल्जर के बराबर पहुंचा दिया है। इसके अलावा मेरी डीमन फोर्स डीमन ब्लड को पीने के बाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। हमारा जाओ यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये वाला जी डीमन फार्मूला तो काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगा था कि ये एक बेकार बुक है, कि ये बुक एक बहुत ही लो लेवल की बुक है, लेकिन असल में ये वाली बुक मार्शल आर्टिस्ट के लिए है ही नहीं। ये वाली बुक तो डीमंस के लिए है, डीमन की कल्टीवेशन के लिए, और एक नॉर्मल इंसान के लिए बेकार इसलिए क्योंकि वो इस बुक के अंदर लिखे हुए मार्शल आर्ट्स के फार्मूलाज को मास्टर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास तो डीमंस की पावर है, इसी वजह से मैं डीमन वाली इस जी फार्मूला को अच्छी तरह से मास्टर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ये बुक एक लो लेवल के वॉरियर ग्रेड की बुक है, लेकिन इसके मुताबिक हम लोग इसको डीमंस के हिसाब से देखें, अगर ये बुक डीमंस के पास होती तो उनके लिए ये एक टॉप लेवल के किंग के बराबर की बुक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस जी डीमन फार्मूला को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता हूँ, इसको सही तरह से समझ लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से मास्टर करता हूँ, मैं एक डीमन किंग के लेवल के बराबर पहुंच जाऊंगा और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारा शाओ कहता है मुझे यहाँ पर बहुत सारे डीमन ब्लड की जरूरत पड़ेगी, मुझे डीमन ब्लड को एब्जॉर्ब करना होगा जिससे मुझे काफी सारी डीमन एनर्जी मिलेगी और उसके बाद जी डीमन फार्मूला को अच्छे से मास्टर कर पाऊंगा। लगता है कि ये वाली स्पेशल बुक सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, जबकि उसका मंकी वहाँ पर पीछे लेटा सब कुछ देख रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, जितना खुश क्यों है। हमारा शाओ यहाँ पर बताता है कि जी डीमन फार्मूला जो बुक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव्स लिखे हुए हैं। वो 3 मूव काफी ज्यादा स्पेशल है। वो यहाँ पर तीनों मूव्स को अप्लाई करके दिखाता है कि कैसे उन तीनों मूव्स को यूज किया जा सकता है। पहला मूव यहाँ पर उसको शेप अटैक कहते हैं, यानी कि वहाँ पर अटैक करने की शेप लेना है। उसके बाद दूसरा हंटिंग है, यानी कि उसके बाद शिकार करना है। और तीसरा मूव अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना है, जिसके साथ बहुत सारी डीमन फोर्स रिलीज होगी। तो जाओ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है, तो इसी के साथ ही 3 दिन पूरे हो जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर ची का। यंग मास्टर ची अपने रूम में बैठा होता है। जी गैंग उसके पास आता है तो वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस फाइट में तुम ही जीतो, और हो सके तो उस लड़के की मेडियंस को बर्बाद कर देना। और साथ ही वो यहाँ पर जी गैंग को बताता है कि वो लड़का बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा है। यहाँ तक एक जान जनरल लेवल के बंदे के साथ भी फाइट कर सकता है। तो यंग मास्टर चीव से कहता है चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी फॉरबिडन स्किल को क्यों ना यूज करना पड़े, तभी उसे हर हाल में हराना होगा। ये फाइट तो तुम्हें जीतनी होगी। गैंग उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर, मैं तुम्हारी हर बात को फॉलो करूंगा। मैं वहाँ पर उस लड़के को दोबारा से एक फूल बना दूंगा, उसकी मेडियंस को ब्लॉक कर दूंगा। कहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है, उस एरिना का जहाँ पर इन दोनों की फाइट होने वाली है। सभी लोग यहाँ पर पहले से मौजूद है, क्योंकि इन सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर जाओ की फाइट होने वाली है एक सीनियर लड़के के साथ। यहाँ पर क्योंकि फाइट हो रही है, तो फाइट जहाँ पर हो रही है वहाँ पर बैटिंग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर 2 टेबल्स के ऊपर बैटिंग हो रही होती है, एक के ऊपर जाओ का नाम होता है, एक के ऊपर जिंग गैंग का नाम होता है। गैंग वाली टेबल के ऊपर बहुत सारे लोग बैट लगा रहे होते हैं, यानी बहुत सारा पैसा वहाँ पर लग रहा होता है, जबकि हमारी जाओ की टेबल के ऊपर बहुत ही कम पैसा होता है। कहीं पर हमारा क्लाउड वहाँ पर आता है और कहता है तुम सभी लोग क्या अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा ब्रो कितना ज्यादा महान और कितना पावरफुल है। मैं यहाँ पर अपने पास से 1000 बक्स लगा रहा हूँ, मैं अपने ब्रो के ऊपर पूरे 1000 बक्स लगाऊंगा और देखना मैं इसको डबल करके रहूंगा। तो यहीं पर फी चैंग भी आ जाता है। फी चैंग कहता है मेरे पास सिर्फ 500 बक्स है और मैं सारे के सारे अपने ब्रो के ऊपर लगाने वाला हूँ, अपने जाओ के ऊपर लगाऊंगा। बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये दोनों बेवकूफ तो पागल हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि इनका दोस्त यहाँ पर मैच को जीतने वाला है, ये अपने 1500 बक्स भी यहाँ पर हरा देंगे। वक्त वहाँ पर हमारा जाओ अपने पैसे उड़ाते हुए आता है। जाओ कहता है मैं यहाँ पर पूरे 5000 बक्स अपने ऊपर लगाने वाला हूँ, यानी कि मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ। लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि ये लॉन्ग फैमिली का दामाद है, इसी वजह से इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एक बार लैन और केट को दिखाती है, लैन केट के साथ खड़ी होती है, तो लैन हमारी जाओ को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, जबकि केट उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर इस मैच में हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही हरा सकती हूँ। जाओ उसकी तरफ देखता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया जब तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात कर रही हो। तो जाओ चलता हुआ सीधा अरीना में चला जाता है और उसके सामने जी गैंग खड़ा होता है। तो जी गैंग लैन से कहता है लैन आज तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। लड़का जिसे तुम पसंद करती हो ये लड़का जाओ ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। उसे कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हो। क्योंकि सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देती हैं, जबकि जी गैंग की भी काफी इंसल्ट हो जाती है। क्लाउड वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है ब्रो जल्दी से इसको मत चुका दो, इसको जरा बहुत ही बुरी तरह से पीटना, इसका बैंगन का भरता बना दो। उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भी यही इरादा है। कि वहाँ पर जो बाकी की लड़कियां होती हैं वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, यानी कि हमारे जाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं इसी वजह से वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो इसको पसंद करती है। तो जी गैंग हमारे जाओ से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा डर गए होगे और यहाँ पर
आओगे ही नहीं, लेकिन तुम तो यहाँ पर चले आए हो। अब मैं लैन के सामने, सभी के सामने और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा शाओ भी उसे कहता है अभी भी तुम्हारे लिए ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह तुम इन सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। ठीक है, उसकी बात सुनते ही बोसदा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पंच को रेडी करते हुए हमारे जाओ को पंच मारता है। जाओ भी उसके पंच के साथ पंच टकराता है, वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। जी गैंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के की स्ट्रेंथ तो वाकई में काफी ज्यादा है। जंग मास्टर ची ने ठीक ही कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा और वो फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुई के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है, क्योंकि हमारा जाओ जुई उसके पंचेस को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ हटता जाता है। वो उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। क्लाउड कहता है अब हम लोग क्या करें, वो बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और उसका स्टेमिना भी ज्यादा है, हमारा ब्रो तो यहाँ पर काफी बड़े डिसएडवांटेज पर है। फी उसे कहता है तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, वो इस फाइट को जीतेगा। जबकि लैन और केट वो दोनों भी उसी तरफ भी देख रही होती है। लैन उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन इस फाइट को जीतेगा। केट उसे कहती है मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है, उसकी वाइफ भी है, उस लड़के के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। मास्टर ची भी वहीं पर खड़ा होता है। यंग मास्टर ची कहता है इस लड़के के पास तो काफी सारी स्ट्रेंथ है, इस लड़के की स्ट्रेंथ तो इस वक्त मेरे बराबरी पर है। तो जी गैंग हमारे जाओ के पर अभी भी पंचेस मार रहा था, जबकि हमारा जाओ पीछे की तरफ उठता जाता है और उसके पंचेस को ब्लॉक करता जा रहा होता है। जब वो थक जाता है तो वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। जी गैंग उसे कहता है अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुमने जहाँ पर मेरे पास अटैक नहीं किया, सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से यहाँ से मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगते हुए यहाँ से बाहर चले जाओ। माना जाओ आके से हल्का सा हंसता है और उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो। साथ ही माना जाओ जहाँ पर अपनी जी डीमन फार्मूला को यूज करते हुए उसके पहले मूव को अप्लाई करता है। तो जाओ अपने दोनों हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जी गैंग अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। अपनी पावर के साथ उसके बाजू के ऊपर जब पंच मारता है तो वो पंचेस को ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हटता है। साथ ही हमारा जाओ नीचे की तरफ झुकते हुए वो अपने पंच को रेडी करता है और नीचे वाली साइड से उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो यहाँ पर एक टाइगर पंच को यूज कर रहा होता है, की वजह से जी गैंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जी गैंग काफी दूर जाकर गिरता है। ये सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने जहाँ पर एक डीमन टाइगर की पावर को यूज किया। अभी अभी हमने देखा कि वहाँ पर एनर्जी से बना हुआ एक टाइगर था। और लड़का कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने जी डीमन फार्मूला को मास्टर कर लिया होगा, लेकिन वो तो एक बहुत ही लो लेवल की वारियर लेवल की टेक्निक थी। क्लाउड भी देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो फी से कहता है फी चैंग क्या तुमने देखा, क्या ये वाकई में एक वारियर लेवल के एक्सपर्ट की पावर है? मुझे तो नहीं लगता, ये पावर तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है मुझे पहले से पता था कि हमारा जाओ इस मैच को जीतने वाला है। जाओ ने इस मैच को जीत लिया। उन सभी को लग रहा था कि जाओ ने मैच को जीत लिया क्योंकि जी गैंग काफी दूर जाकर गिरता है। केट उसे कहती है बस भी करो, वो अभी तक जीता नहीं है। जी गैंग को एक पंच ही मारा है, वो पीछे की तरफ गिरा है, लेकिन वो फिर से उठकर आ जाएगा और वो देखो वो उठकर आ रहा है। फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जाओ उसे कहता है मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर एक मौका देता हूँ, सभी के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है मेरे सामने घुटने टेको, माफी मांगो और जहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम अभी यहाँ पर मैच को छोड़कर नहीं जाते तो अगली बार तुम्हें मैं जब भी जहाँ पर भी देखूंगा मैं वहीं पर तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। तो जी गैंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जी गैंग गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी थोड़ी सी पावर के साथ मुझे हरा सकते हो? हाँ मैं जख्मी हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ। पर साइड के ऊपर उसकी तलवार रखी होती है, वो अपनी तलवार की तरफ भागता हुआ जाता है, अपनी तलवार को उठाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ ही हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार लेकर जाओ के करीब पहुंच जाता है। जाओ पीछे की तरफ देखता चिल्लाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड मेरी तलवार दो। क्लाउड अपने पास से वही तलवार निकालता है जो कि हमारे जाओ की टूटी हुई गार्डली वेपन है, वो उसकी तरफ उसको फेंक देता है। जाओ अपनी तलवार को वहाँ पर कैच करता है, जबकि उसी वक्त सामने वाला हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की एक टूटी हुई तलवार को मेरे सामने यूज कर सकते हो? मेरी तलवार को ड्रैगन नाइफ कहते हैं, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को काट के रख देती है। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि हमारा जाओ अपने गॉडली वेपन को वहाँ पर घुमाता है तो उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखकर तो जी गैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाओ उसे कहता है तुमने कहा था कि मेरी ये टूटी हुई तलवार क्या बिगाड़ पाएगी, अब देखो जरा इसने क्या कर दिया। उसकी तलवार को तोड़ने के बाद हमारा जाओ फिर से अपने तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जी गैंग जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है, वो डर कर पीछे की तरफ भाग रहा था। हमारा जाओ उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, मेरे साथ फाइट करो। जी गैंग भागते हुए कहता है लगता है क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे यहाँ पर उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे इसे यहाँ पर जान से क्यों ना मारना पड़े। वो वहीं पर भागते भागते अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर देता है। फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं और उसका ऑरा पहले से बदल जाता है। लेकिन फॉरबिडन टेक्निक की वजह से वो अचानक से यहाँ पर लेवल अप कर लेता है, फिर से उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओ अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वो अपने हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जाओ काफी दूर तक पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर जी गैंग ने किसी फॉरबिडन टेक्निक को यूज किया है जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन
लेवल पहले से बढ़ गया है। लेकिन जरा उसकी कंडीशन देखो, वो पागलू की तरह की हरकतें कर रहा है जैसे कि कोई बेजर्क जानवर हो, जो कि जहाँ पर उसका अपने आपे में नहीं है, उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जी गैंग वाकई में वहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त डार्क एनर्जी निकल रही होती है। हालांकि ये ब्लू कलर की है, लेकिन असल में ये डार्क एनर्जी है और वो डार्क एनर्जी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते जा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही होती हैं। तो जी गैंग हमारे जाओ से कहता है, जाओ ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है कि अब मैं यहाँ पर इस हालत तक पहुंच चुका हूँ। मुझे यहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ा। अब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करूंगा, वो भी लैन की आंखों के सामने। वो उसके सामने से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो जाओ के बिल्कुल सामने अपीयर होता है और उसे पंच मारता है। जबकि हमारा जाओ उसके पंच को अवॉइड करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। उसके पंच को अवॉइड करने के बाद जी गैंग वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ हटता है, वो सामने की तरफ देखता है तो अगर जी गैंग सामने की तरफ से जंप करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा जाओ इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास वहाँ से नीचे हटने से टाइम भी नहीं होता। वहाँ पर एक पंच की वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। अरीना में एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, देखने वाले वो सभी लोग कहते हैं धमाका तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लगता नहीं है कि यहाँ पर दो जूनियर्स फाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब धमाके के इफेक्ट्स वहाँ से हटते हैं तो वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो जी गैंग सामने खड़ा होता है। जी गैंग की एनर्जी से अभी भी डार्क एनर्जी निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने वहाँ पर जाओ को मार दिया। सामने ग्राउंड में एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन चुका होता है। वो कहता है कहाँ पर है वो लड़का, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर उसे दूसरी तरफ गड्ढे की दूसरी तरफ हमारा जाओ दिखाई देता है, जो कि सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है। जी गैंग उसे सही सलामत देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है। कहता है लड़के, लगता है कि तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है जो तुम इस बार यहाँ पर बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। या तो यहाँ पर तुम सरेंडर करो और खुद से हार मानकर बाहर चले जाओ, या फिर तुम मेरे हाथों से मरोगे। और फिर से उसे पंच मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। जाओ उसके सामने खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो भी यहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला के सेकंड मूव को यूज करने लगा है। एक डिफेंसिव फार्मूला है। वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। गैंग उसके ऊपर पंच मारता है। वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद सरकता हुआ एंड के ऊपर पहुंच जाता है, यहाँ तक कि उसका आधा पाँव अरीना से बाहर की तरफ निकल आता है। लेकिन वो वहीं पर अपने आप को ब्लॉक करता है, यानी रोक लेता है। इसी के साथ ही हमारा जाओ कहता है, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर डीमन पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस बात से काफी हैरान होता है। जाओ उसे कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करने के लिए, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो ग्राउंड के अंदर अपना पाँव दंसाकर बहुत ही पावर के साथ अपने पाँव को बाहर की तरफ निकालता है। गी गैंग की कमर में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे गी गैंग उड़ता हुआ हवा में चला जाता है। उसके बाद हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद उसे ऊपर वाली साइड से फिर से एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से जी गैंग ऊपर से ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ग्राउंड के अंदर फिर से एक गहरा गड्ढा बन जाता है और इस बार जी गैंग उस ग्राउंड के गड्ढे के बिल्कुल सेंटर में होता है। उसे देखने वाले सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जी गैंग ने तो यहाँ पर बहुत ही बुरी हार का सामना किया है। उस बेचारे का तो पूरे का पूरा चेहरा ही खराब हो गया। सभी लोग कहते हैं इस लड़के की स्ट्रेंथ तो एक रियल जान लेवल के जनरल के बराबर है, हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ भी जंप करते हुए नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद उसी वक्त एल्डर जो कि रेफरी का काम कर रहे होते हैं, वो भागते हुए अरीना में आते हैं और आकर जी गैंग को चेक करते हैं और कहते हैं लड़का अभी तक जिंदा है। फिर साथ ही वो कहते हैं जाओ जुई ने इस फाइट को जीत लिया। जैसे वो यहाँ पर ये कहते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये वाली फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, हमने ये फाइट देखी और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। क्लाउड भी भागता हुआ अरीना में पहुंच जाता है और कहता है मेरे ब्रो तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। जबकि हमारा जाओ से किक मारता है और कहता है मुझसे दूर हो, तुम यहाँ पर सभी के सामने मुझसे चिपक नहीं सकते। क्लाउड बेचारा वहाँ पर मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है लेकिन जो भी हो तुम मेरे ब्रो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वो सभी लोगों के सामने ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कि उसने मैच को जीता हो। फी वहीं पर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है क्लाउड का कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे यहाँ पर जश्न मना रहा है जैसे कि इसने मैच को जीता है। जाओ अपने मैच को खत्म करने के बाद नीचे की तरफ उतर आता है। जब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहा होता है तो वहीं पर लैन खड़ी होती है। लैन उसे देखकर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है जाओ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और हमारे जाओ की गाल के ऊपर किस कर देती है, जिससे हमारा जाओ भी शर्माना शुरू कर देता है। बाकी के सभी लोग जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। के साथ ही लैन वहाँ से शर्माते हुए दूर भाग जाती है। जबकि हमारा क्लाउड कहता है ब्रो तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर कम्पीट करना है, चलो मेरे साथ भी फाइट करो। फिर साथ ही क्लाउड वहीं पर रोना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है चलो बकवास बंद करो, यहाँ से चलते हैं। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर सामने दो लड़के खड़े होते हैं। एक तो जाओ फैमिली का लड़का होता है जिसका नाम मो जाओ होता है, जो कि हमारे जाओ का कजन ही है। और उसके साथ उसका एक दोस्त होता है। वो लोग कहते हैं ये क्या हमारी फैमिली का इडियट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मो जाओ अपने जाओ से कहता है मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले कई सालों से तुम फैमिली में वहाँ पर एक बेवकूफ होने का नाटक कर रहे थे, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन ब्लॉक्ड है। असल में तुम एक जीनियस हो और तुम इस रॉयल स्कूल में आने के बाद अपने असली रंग दिखा रहे हो। जाओ उस मो जाओ की बातें सुनने के बाद गुस्से के साथ से कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मो जाओ का जो दोस्त होता है वो कहता है मो जाओ लगता है कि तुमने अपने नौकरों को तमीज नहीं सिखाई, तो लगता है कि मुझे ही आगे बढ़कर इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। वो आगे बढ़ता है और हमारे जाओ के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारने लगता है।
उसका हाथ जैसे जाओ के करीब पहुंचता है वहीं पर हमारा फी चोंग आ जाता है। फी चोंग अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मेरे भाई ने अभी अभी यहाँ पर इस फाइट को कंप्लीट किया और वो थका हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट करनी है तो फिर मेरे साथ कर लो, मैं इसका भाई हूँ तो मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है लगता है कि आजकल जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरे सामने इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। क्योंकि सभी लोग भी जल्दी से भागते हुए इस तरफ चले जाते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर फाइट हो रही है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। टीचर सीटू वहाँ से गुजर रही होती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो भी जल्दी से वहाँ पर चली जाती है और उन सभी को पीछे करते हुए रास्ते में निकल आती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जाओ से कहती है जाओ जल्दी से मेरे साथ आओ। जबकि उसी वक्त दूसरा लड़का उसे कहता है सिस्टर सीटू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस बेवकूफ को अपने पास क्यों बुला रही हो, ये तो बहुत ही कमजोर सा लड़का है। सीटू से कहती है तुम कौन हो। वो अपने बारे में से बताने लगता है। वो उसे कहता है मेरा नाम फेंगलू चू है और मेरे फादर का नाम। जैसे वो इतना ही कहता है उसी वक्त टीचर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, इससे वो फेंगलू बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। टीचर सीटू से थप्पड़ मारने के बाद कहती है तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल के साथ क्या कर रहे हो, ये सारे के सारे मेरी क्लास के डिसाइपल्स हैं और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सीनियर्स यहाँ पर आकर मेरी क्लास के डिसाइपल्स को इस तरह बुली कर सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो यहाँ आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर सिस्टर ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आपको यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। टीचर सीटू लोगों से कहती है यहाँ पर जो भी रूल्स को तोड़ेगा मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगी, चाहे वो मोजा हो या फिर फेंगलू हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर साथ ही वो जाओशुई से कहती है जाओशुई चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। जाओशुई उसके पीछे पीछे चल पड़ता है जबकि मोजा बहुत सा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है अगर सीनियर सिस्टर यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती तो आज तो इस लड़की का बहुत ही बुरा हाल होना था। क्या हमेशा के लिए सीनियर सिस्टर इसको प्रोटेक्ट कर सकेगी? नहीं, कभी न कभी तो ये अकेला मिलेगा। टीचर सीटू आगे की तरफ चलती हुई जा रही होती है जबकि जाओ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और पीछे चलते हुए साथ में सोच रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर मोजाओ के अलावा मेरी फैमिली यानी जाओ फैमिली के 3 और मेंबर्स भी हैं, मुझे उन तीनों से भी होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों भी मेरे सीनियर्स हैं। तो वहीं पर चलते चलते ही टीचर सीटू वहीं पर रुक जाती है जबकि हमारा जाओ पीछे चलता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे अपनी जाओ फैमिली वालों से भी बदला लेना है क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था। अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा था यानी अपने ध्यान में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था जबकि टीचर सीटू वहाँ पर रुक गई होती है। वो पीछे से जाकर उसके साथ टकरा जाता है जिससे टीचर सीटू आगे की तरफ गिरने लगती है। जैसे टीचर सीटू सामने की तरफ गिरने लगती है हमारा जाओ जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है जैसे उसने पिछली बार रिंग में किया था, बिल्कुल वैसे ही टीचर सीटू को भी दोनों बाजू में साथ उसको जकड़ लेता है। इस बात से टीचर सीटू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और पीछे की तरफ घूमते हुए उससे गोभी पछाड़ की तरह पटक कर सामने की तरफ फेंक देती है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। टीचर सीटू से गाली देते हुए कहती है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे भी वैसी पकड़ने की जैसे तुमने अरीना में उस लड़की मून को पकड़ा था। तुम्हारे जाओ के वहाँ पर गिरने के बाद टीचर सीटू जल्दी से आगे बढ़ती है जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पाँव रखती है जिससे उस बेचारी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। टीचर सीटू से कहती है अगर दोबारा तुमने कभी इस तरह की कोई हरकत की फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम एक बहुत बड़े ठरकी इंसान हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम ये मेरे तक किस तरह की हरकतें कर रहे थे। जाओ से कहता है टीचर ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने तो आपको सिर्फ गिरने से बचाया है। और फिर साथ ही टीचर सीटू पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उससे कहती है अच्छा ठीक है अब जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, तुम मरे नहीं हो तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जा रही हूँ। उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है मैंने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था। टीचर सीटू हमारे जाओ को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाती है। वो अपने घर में आने के बाद अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है और जाओ भी वहाँ पर अंदर आता है। वहाँ पर बैठने के बाद टीचर सीटू हमारे जाओ से कहती है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डायरेक्टली एक बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे ये बात करना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बनना चाहोगे। ये बात सुनते ही हमारा जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन उसे थोड़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं देता। सीटू भी वहाँ पर सोच रही होती है कि अब ये आगे से क्या जवाब देने वाला। हमारा जाओ वहीं पर खड़े होकर सोचना शुरू करता है कि मैं इसका पर्सनल डिसाइपल क्यों बनूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी है, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, किसी वक्त अपनी मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। इसका पर्सनल डिसाइपल बनने से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूडी और एटीट्यूड वाली है। मैं इसको अपनी मास्टर मान लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। टीचर सीटू को उसकी बातों की वजह से काफी गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा। आयरिस में इतनी बड़ी सोचने वाली कौन सी बात है, मैं टीचर सीटू हूँ और ये मेरा स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। वो आगे से उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस सिचुएशन में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में भूल जाओ और बाहर जाकर किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो जाओ से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैंने टीचर सीटी को यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है लेकिन फिर भी पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मेरे पास डीमन सीक्रेट आर्ट है जिसको मैं यहाँ पर दुनिया के सामने रिवील नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे अकेले ही कल्टीवेट करना होगा, मुझे मेरे मास्टर की जरूरत नहीं है। तो जाओ के वहाँ से वापस चले जाने के बाद टीचर सीटू अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। तो ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या वो पूरा हुआ। टीचर सीटू उनसे बताती है उस लड़के ने मना कर दिया, वो मेरा पर्सनल डिसाइपल नहीं बनना चाहता। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में उसने रिफ्यूज कर दिया। एक लड़का जो कि मीडियम जान लेवल का वॉरियर है उसने यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी जैसी खूबसूरत टीचर को मना कर
दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना नहीं है बल्कि तुम तो रॉयल स्कूल के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर भी हो, फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़के की नेचर ही ऐसी है, इसी वजह से तो लॉन्ग फैमिली वाले उसे अपना दामाद बनाने के लिए राजी हुए हैं कि उस लड़की के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इसी वजह से उस लड़के को उन्होंने अपना दामाद बनाया है। जैसे हमारा नेक्स्ट सीन क्लाउड का दिखाते हैं। क्लाउड हमारे जाओ के पाँव पड़ा होता है और उसके पाँव पकड़कर वहाँ पर रो रहा होता है और उससे कहता है ब्रो जी तुमने क्या कर दिया, तुम ना सिर्फ यहाँ पर लैन को मुझसे छीन कर ले गए, यहाँ तक कि तुमने टीचर सीटू को भी मुझसे छीन लिया है, मेरा तुमने दिल तोड़ दिया, मैं तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कि हमारा जाओ से कह रहा था जी तुम क्या कर रहे हो क्लाउड, जल्दी से मेरा पाँव छोड़ो, मुझे छोड़ो। रोते हुए से कहता है जरा देखो तो सही तुम्हारे चेहरे का कलर किस तरह पीला होता जा रहा है, क्या तुमने टीचर सीटू के साथ कुछ गलत किया है? मुझे लगता है कि तुम उसके साथ कुछ करके आए हो। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है, उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मास्टर है और तुम्हें लगता है कि मैं उस टाइगर्स के साथ कुछ कर सकता हूँ। और उसे किक मारने के बाद फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने रूम में वापस आने के बाद फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जबकि उसका मंकी वो क्योंकि रोजाना यहाँ पर जड़ी बूटियां खा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी तो अब यहाँ पर बढ़नी चाहिए। वो वहीं पर बैठा होता है और आसमान के ऊपर चांद की तरफ देखता है। चांद को देखने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त जान एनर्जी निकलती है। यहाँ पर इसका मंकी भी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मंकी तो यहाँ पर डीमन किंग लेवल तक पहुँच भी गया है। वो कहता है नहीं लेकिन मुझे लगता है कि ये डीमन किंग लेवल से भी आगे जा सकता है कि इसके पास तो अपनी एक डीमन कोर है। डीमन कोर का मतलब यह है कि एक दिन ये दूसरे सारे डीमंस का एम्परर भी बन सकता है। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है मुझे इस मंकी को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाना होगा, मुझे इसे रोजाना जड़ी बूटियां देनी होंगी ताकि ये उन्हें खाकर जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके और जल्दी से जल्दी एक डीमन किंग लेवल तक पहुंच जाए। फिर वो मंकी वहीं पर सो जाता है। तो सुबह के वक्त हमारा जाओ अपने हाथ में एक पीच लेकर उसके पास आता है। मंकी जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक पीच होता है, वो उसको दोनों पीचेस पकड़ा देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से इनको खा लो। की बात अगर तुम्हें जड़ी बूटियां खानी हुई या फिर स्पिरिट हर्ब्स की जरूरत हुई तो मेरे बॉक्स के अंदर जा से ले लेना, तुम्हें यहाँ पर भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मंकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद हमारा जाओ अपने कपड़े पहनता और तैयार हो जाता है अकेडमी जाने के लिए। सीन में डमी टेक्स्ट वाली फील्ड का दिखाया जाता है। सभी बच्चे वहाँ पर डमी टेस्ट फील्ड के बाहर खड़े होते हैं तो वहाँ पर कुछ रूम्स होते हैं जिनके अंदर डमीज होते हैं। लास्ट टाइम हम ये डमी टेस्ट देख चुके हैं जहाँ पर लकड़ी के पुतले थे और इन लोगों को पास करके दूसरी तरफ निकलना था। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टेस्ट है। जाओ जब यहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से क्लाउड मौजूद होता है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि मेरा ब्रो लास्ट टाइम इसने जी गैंग के साथ फाइट की थी जिसकी वजह से ये जख्मी था, इसी वजह से ये सेल्फ कल्टीवेट कर रहा था। देखा तुमने मेरा ब्रो यहाँ पर आ गया और आज इस टेस्ट को जरूर पास करेगा। क्योंकि सभी लोग भी उसे कहते हैं आज इसे इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आज आखिरी दिन है। आज अगर ये इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो इसे फेल कर दिया जाएगा और इसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि हर एक बच्चे को 10 दिन के अंदर इस टेस्ट को पूरा करना ही होता है। जहाँ पर हमारा जाओ जाएगा वहाँ पर लैन और केट तो लाजमी आएंगी। लैन और केट दोनों ही वहाँ पर आ जाती है। लैन उसे कहती है तुम मुझे पता है कि तुम इसे कर सकते हो, तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। जाओ से कहता है हाँ मुझे पता है मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को बताना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। इस लड़की की फीलिंग्स तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। जाओ सभी से बोलता है ठीक है अब मैं जाने वाला हूँ और वो सीधा पहले पास में चला जाता है। वो टेस्ट रूम की तरफ जा रहा था तो केट पीछे से उसे कहती है अगर तुम इस डमी टेस्ट को भी पास नहीं कर सकते तो फिर तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। क्लाउड भागता हुआ केट के पास आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर जाओ के साथ कम्पीट करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ गप्पे लगानी चाहिए, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर बैठकर बात करें अपनी फ्यूचर की लाइफ के बारे में। हाँ सुनते ही केट गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालती है उसकी गर्दन पे रखती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे करीब भी मत आना। क्लाउड उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया और वो जल्दी से भागता हुआ साइड पर आ जाता है जबकि बाकी के सभी लड़के उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डमी टेस्ट रूम के अंदर का दिखाया जाता है। जब हमारा जाओ अंदर जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लकड़ी के पुतले होते हैं और सारे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो हमारा जाओ कहता है इस बार तो ये बहुत ज्यादा सार होने वाला है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और इन सभी पुतलों को मारना स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम उसे काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी लेकिन इस बार वो जिस पुतले को भी एक ही पंच मारता है वो वहीं पर ढेर हो जाता है। टीचर हमेशा वहाँ पर अंदर मौजूद होती है ताकि वो देख सके कि यहाँ पर जो डिसाइपल्स आते हैं वो इन पुतलों को कैसे हरा रहे हैं। तो हमारा जाओ बड़ी आसानी के साथ उन सभी पुतलों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो अंदर जो दोनों मेंटोर्स होते हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही फियर्स है, देखो जरा इसने अंदर आते ही कितने सारे पुतलों को ढेर कर दिया, लगता है ये सारे के सारे पुतलों को तोड़ देगा। तो बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं वो सभी लोग आपस में शर्तें लगा रहे होते हैं। कोई कहता है तुम्हें पता है कि ये कितनी देर तक टिक पाएगा, दूसरा उसे कहता है लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा अंदर रुक पाएगा और उसके बाद वो पुतले से उठाकर बाहर फेंक देगी, यानी कि इस टेस्ट को फेल कर देगा और इसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जबकि हमारा क्लाउड उससे रहा नहीं जाता और फिर से जाकर केट के पास खड़ा हो जाता है और केट के पास खड़ा होकर उसे कहता है नानकोंग तुम कैसी हो। जल्दी से फिर से अपनी तलवार को निकालती है और उसे कहती है लगता है कि तुम मरना चाहती हो। क्लाउड बेचारा फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो गलती से यहाँ पर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया था। फिर साथ ही वो सोच रहा था मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसको फंसाया जा सकता है, लेकिन ये है मेरे पूरे टाइप की, मुझे इसी को फंसाना पड़ेगा। बड़ी देर के बाद हमारा जाओ अपने टेस्ट को पास करने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जितने लड़के होते
होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, शाओशुई ने तो अपने टेस्ट को पास कर लिया है। इसने 15 मिनट में सारे डमीज को मार दिया और यहाँ पर टेस्ट को पास करके बाहर निकल आया है। ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है ब्रो तुम तो वाकई मेरे बिग ब्रो हो, मुझे पता था कि तुम इस टेस्ट को जरूर पास कर लोगे। तुम्हारा जाओ उनके पास आकर खड़ा होता है और साथ ही वो वहाँ पर हंस कर बातें कर रही होती है, जबकि केट वहाँ पर खड़ी सोच रही होती है ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो जाओ से कहती है तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ पहले टेस्ट को पास किया है, तुम यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास कर पाते हो तभी तुम यहाँ पर आकर शो ऑफ कर सकती हो। तुम्हारा क्लाउड केट से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये उस पास को पास कर सकता है, वो तो दूसरा टेस्ट है जिसमें लो लेवल के जनरल के लेवल के डमीज हैं। न्यू डिसाइपल्स में तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही डिसाइपल ऐसे हैं जो कि सेकंड पास को पास कर पाए हैं। तुम्हारा शाओ से कहता है तो फिर ठीक है, 5 सेकंड टेस्ट को पास कर पाया तो फिर छठा मैं होने वाला हूँ, और वो भी सेकंड पास की तरफ चल पड़ता है। क्योंकि सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर दूसरा टेस्ट भी आज ही देने वाला है, फिर वो में 2 टेस्ट देना, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया। तुम्हारा शाओ सेकंड टेस्ट रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वो केट नैनकिलिंग से कहता है तुम्हारा बड़ा भाई मुझे ब्रो कहता है, मैं यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास करने के बाद बाहर निकल आता हूँ तो तुम्हें भी मुझे आज के बाद अपना एल्डर ब्रदर कहना होगा। केट भी वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है अगर तुम इस टेस्ट को पास कर देते हो फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो कहने को तैयार हूँ। तो शाओ इसकी बात सुनने के बाद हंसता हुआ रूम के अंदर चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है उसी वक्त क्लाउड कहता है मैं भी अंदर जा रहा हूँ, मैं अपने ब्रो के साथ ही वहाँ पर जाऊंगा। ये देखने के बाद वहाँ पर लैन खड़ी होती है। लैन कहती है मुझे भी इन लोगों के साथ जाना है, और वो भी जल्दी से भागती हुई उन दोनों के पीछे चली जाती है। ये तीनों ही वहाँ पर अंदर पहुँचते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर अंदर पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर जो पुतले होती है वो बहुत ज्यादा डरावनी होती है, यानी कि उनकी आंखें चमक रही होती है, उनके अंदर से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और उसी वक्त एक लड़का उनके सामने ड्राम करके आगे गिरता है क्योंकि उन पुतलों ने उसको मारा होता है, इसी वजह से वो उनके सामने आकर गिर जाता है। माना जाओ जब देखता है कि यहाँ के पुतले पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी से उनसे कहता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। वो पीछे की तरफ देखता है तो वो दोनों पहले वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो उसे कहते हैं ब्रो तुम इन लोगों को संभाल लेना, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और वो जैन को भी खींचता हुआ वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। तो अब जाओ हमारा अकेला यहाँ पर होता है इस रूम में जहाँ पर उसके सामने जो खतरनाक पुतले होते हैं। वो जल्दी से अपने वुल्फ पंच को यूज हमारा जाओ अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए पहले वाले पुतले को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे पंच मारता है तो वो पुतला बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और हमारे जाओ की स्ट्रेंथ कम है। हमारा जाओ कहता है यहाँ पर जितने भी वुडन डमीज है ये सारे के सारे जान जनरल लेवल के बराबर के हैं, इनके पास जनरल लेवल की पावर है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जाओ अपने दोनों पंचेस को रेडी करता है, एक में वो टाइगर की पावर को रेडी करता है, दूसरे में वो वुल्फ की पावर को रेडी करता है, और उसके बाद उनको पंचेस मारना स्टार्ट करता है। साथ साथ वो मिलिट्री ग्रेड की बॉक्सिंग को भी यूज कर रहा होता है। वो स्लाटर बॉक्सिंग को यूज करते हुए उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो एक पुतले को इतने सारे पंचेस मारता है कि उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो एक पुतले को हराने के बाद वो साइड पर देखता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे पुतले होते हैं, क्योंकि एक रूम के अंदर टोटल 10 पुतले रखे गए होते हैं। को हराने के बाद वो दूसरे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो दूसरे पुतले जो होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग इस तरफ देखते हैं और सभी लोग उनको छोड़ देते हैं, जबकि वो लड़के उसे कह रहे होते हैं जाओ प्लीज हमारी हेल्प करो। पुतले के हारने के बाद बाकी के सारे पुतले भागते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाओ कहता है आ जाओ, और वो उन सभी को मारना स्टार्ट करता है। एक एक करके वो सभी के ऊपर मल्टीपल पंचेस मारता है और उनको किक्स मार रहा होता है। जिसको वो मारता जाता है उसके ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं और वहीं पर नीचे गिरता जाता है। तो हमारा जाओ यहाँ पर एक एक करते हुए वहाँ पर जितने पुतले होते हैं उन सभी को हरा देता है। वहाँ पर अंदर जो लड़के होते हैं जो कि पहले से पुतलों से मार खा रहे थे वो सभी लोग कहते हैं जाओ तो वाकई में एक हीरो है, ये बहुत अमेजिंग है। हमारा जाओ भी वहाँ पर सारे पुतलों को मारने के बाद उनका ढेर लगाता है और उसके ऊपर एक किंग बनकर बैठ जाता है और कहता है क्या कोई और है। के बाद बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर की तरफ जो लड़के खड़े होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है, वहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। वो सभी लोग कहते हैं लगता है कोई वहाँ से निकलने वाला है। वो लोग कहते हैं लगता है कि जाओ है। जाओ रूम के अंदर से बाहर निकलता है। वो सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने आधे घंटे में सेकंड पास को भी पास कर लिया है। इसने यहाँ पर फर्स्ट रूम को पास किया और उसके बाद इसने सेकंड रूम को भी पास कर लिया है। और सभी लोग यहाँ पर हमारे जाओ को रुकी किंग कहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जान किंग लेवल जनरल लेवल के बाद आता है, लेकिन हमारा जाओ अभी से यहाँ पर एक रुकी किंग बन चुका है। हमारा जाओ उस रूम से निकलने के बाद साथ ही वो तीसरा रूम होता है जिसके अंदर ऐसे भी ज्यादा पावरफुल पुतले होते हैं, तो वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ मुड़ रहा है। और चिल्लाकर उसे कहता है ब्रो शेख तुम क्या कर रहे हो, तुम 2 पासेस में से होकर गुजर चुके हो और तुम तीसरे रूम में भी जाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डमीज हैं। जाओ से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, तो फिर ठीक है चल के आजमा कर देखते हैं। बाकी सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया। पर हमारा जाओ वहाँ पर जल्दी से थर्ड रूम के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है, जबकि वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का कहता है आजकल के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ये सभी के सभी बहुत ज्यादा बेकार है, इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। अगर ये लड़का अंदर सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी टिक पाया तो फिर मैं अपने नाम को उल्टा लिखा करूंगा। 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं, वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, इसका मतलब वो अंदर काफी देर तक टिक सकता है। आदि वो कहता है मैं यहाँ पर अपनी शर्त को बढ़ाता हूँ, अगर 60 सेकंड तक ये लड़का वहाँ से बाहर नहीं आता तो फिर मैं किसी कुत्ते की पॉटी खाने को तैयार हूँ। फिर ऐसे ही करते करते
ही वहाँ पर 60 सेकंड में पूरे हो जाते हैं, यानी 1 मिनट पूरा हो चुका है और वो लड़का बेचारा और भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से दरवाजा खुलता है और हमारा जाओ वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। हालांकि वो अपने पाँव पर चलकर बाहर निकल रहा है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जाओ कहता है, ब्रो तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। इस रूम में कोई भी नया स्टूडेंट जहाँ पर इतनी देर तक नहीं टिक पाया, बल्कि वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जितने भी पहले से लड़के हैं उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं जा पाया। तो क्लाउड जल्दी से भागता हुआ जाओ के पास जाता है, उसे सहारा देते हुए कहता है जल्दी से मेरे साथ है। वो लोगों से कहता है चलो जल्दी से सामने से हट जाओ, मेरे भाई को यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है, मैं इसे वापस इसके रूम में लेकर जा रहा हूँ। जबकि हमारा जाओ यहाँ पर सोच रहा था, हालांकि तीसरे टेस्ट रूम में जाने के बाद वहाँ पर मैं एक भी पुतले को नहीं हरा पाया, लेकिन फिर भी वहाँ पर फाइट करने के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान मेरी अपनी कल्टीवेशन भी काफी बड़ी है। जब हमारे जाओ ने यहाँ पर ये वाली अटेम्प्ट किया, इसी के साथ ये खबर वहाँ पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पहले डीन के पास ये खबर आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक लड़के ने तीनों पासेस में एक साथ जाने की कोशिश की, तीसरे पास में वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर 1 मिनट गुजारा है। तो डीन कहते हैं अगर उस लड़के की फाउंडेशन अच्छी हुई तो फिर ठीक है, मैं उस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ। के साथ एक दूसरे एल्डर को भी दिखाते हैं, उनके पास भी उनका एक बंदा आता है और उनसे कहता है मास्टर मैंने आपको जो खबर बताई है वाकई में कंफर्म है। मास्टर कहते हैं तो फिर ठीक है, दिन के बाद उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए ले आना, मैं उसे अपना डिसाइपल बनाऊंगा। एक बार एक और मास्टर की तरफ भी दिखाते हैं, उनका बंदा भी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लड़का बहुत बड़ा जीनियस है। तो उसके मास्टर कहते हैं ठीक है फिर उसे मेरे लिए लेकर आओ, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। कि हमारे जाओ को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। तो हमारा जाओ कहता है हालांकि थर्ड टेस्ट रूम को पास करना मेरे बस की बात फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पर जो डमीज है उनके साथ ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा फायदेमंद है। जाओ कहता है तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने इस चांस को लेना चाहिए और रिकवर करना चाहिए, उसके बाद मैं कल वहाँ पर जाऊंगा थर्ड पास को पूरा करने के लिए और उस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी जगह का दिखाया जाता है। स्कूल में काफी सारे बच्चे थर्ड टेस्ट रूम के बाहर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, हमें पता है कि वो लड़का 3 दिन पहले जो यहाँ पर थर्ड रूम के अंदर गया था वो कहाँ पर चला गया है। उसने कहता है मुझे लगता है कि वो रिकॉपरेट करने के लिए गया है, यानी रिकवर करने के लिए गया है, लगता है कि उसने गिव अप कर दिया, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। ये तुम्हारा जाओ जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके रूम के बाहर 3 डिसाइपल्स होते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो जाओ को वहाँ पर देखते कहते हैं जाओ मेरे मास्टर का डिसाइपल बनेगा, दूसरा से कहता है नहीं वो मेरे मास्टर का डिसाइपल बनेगा इसलिए वो मेरे साथ जाएगा, और फिर साथ ही वो तीनों वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं टीचर सीटू भी हमारे जाओ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो इन तीनों से कहती है चलो बस बहुत हो गया, तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा जो कि इस अकेडमी के डीन है वो चाहते हैं कि इसे अपना स्टूडेंट बना ले, इसी वजह से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये किसी और का स्टूडेंट नहीं बनेगा। तीनों यहाँ पर फाइट को बंद कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डीन भी इसको अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं, तो फिर तो हमारे मास्टर का कोई चांस नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ चले जाने के बाद टीचर सीटू आगे बढ़ती है और हमारे जाओ शुई से कहती है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अब तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है इस कमीनी ने यहाँ पर कितना बड़ा धोखा दिया, उन तीनों को झूठ बोला कि इसके ग्रैंडपा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, जबकि ये मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती है। साथ ही टीचर सीटू से कहती है चलो जल्दी से आप मेरे सामने घुटने टेको। हमारा जाओ से कहता है क्या तुमने कहा कि तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, फिर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने क्यों टेकूंगा, मेरी मास्टर थोड़ी हो। उसे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर नीचे गिरा लेती है और उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए चूज किया तो तुम ही मेरा डिसाइपल बनोगे, अगर तुमने यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जाओ के नीचे गिरने के बाद उसने उसके ऊपर पाँव रखा था और उसकी तरफ झुककर उससे बात कर रही होती है, जबकि हमारे जाओ की नजर सीधी उसके ब्रेस्ट के ऊपर पड़ रही होती है। जाओ उसको देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है मास्टर ब्यूटी, जैसा तुम कहती हो बिल्कुल वैसे ही करूंगा। वहाँ पर टीचर सीटू को इस बारे में समझ आती है कि यहाँ पर क्या देख रहा है, वो गुस्सा हो जाती है और कहती है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे जो तुमने पिछली बार किया था। जबकि हमारे जाओ के नाक से ब्लड बह रहा होता है। वो उसे कहता है नहीं टीचर सीटू ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और उसके बाद टीचर उसे काफी ज्यादा पीटती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपनी कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो अपनी तलवार के साथ वहाँ पर काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए वो हमारे जाओ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है तुम मेरे हाथों से जरूर हारोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बड़े जीनियस हो। फिर साथ ही ची कहता है मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस लड़के से निजात पाने का वक्त आ चुका है, उसे मरना होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है, शायद ये इसकी सर्वेंट है, वो उसके पास आती है और उसे आकर कोई मशवरा देती है, या फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर किसी सेशन को भेजना होगा। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हमारे क्लाउड का दिखाया जाता है। क्लाउड फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है। वो एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर वहाँ पर रोते हुए लटकने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है मैं यहाँ पर अकेला रह गया, तुम दोनों भाइयों ने मुझे धोखा दिया। पी चैंग ने अपनी पावर्स को कंसील करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जब उसने अपनी पावर्स को रिलीज किया तो एक एल्डर ने उसे अपना डिसेबल बना लिया है। तुम्हें पता है कि वो एल्डर यहाँ की अकेडमी के टॉप 10 एल्डर्स में से एक है। ऊपर से तुम्हें भी यहाँ पर मेरी टीचर सीटू ने अपना डिसेबल बना लिया है, तुमने मेरी टीचर सीटू को मुझसे छीन लिया। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन कोई भी खूबसूरत टीचर यहाँ पर मुझे अपना डिसेबल बनाने को तैयार नहीं हो, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जबकि हमारा शाओ उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता। वो वहाँ पर खड़ा होता है अपने हाथ में एक बॉटल लेकर, तो मैं उस बॉटल के बारे में बताता है। वो कहता है मेरी मास्टर
ब्यूटी तो बहुत ज्यादा बुरी है। उसने कहा कि वो मेरी मास्टर है, ना उसने मुझे कोई अच्छी टेक्निक दी, ना कोई मार्शल आर्ट्स की बुक दी, उसने मुझे कोई अच्छी एडवाइसेस दी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा जार दे दिया जिसके अंदर कुछ पिल्स रखी हुई हैं। लगता है कि इन पिल्स के देने से वो मेरी मास्टर बन जाएगी। बाकी सभी लोगों को लगता है कि मुझे उस मास्टर से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि उस मास्टर से मुझे कोई फायदा हो रहा है। इसके साथ ही क्लाउड जाम करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है ब्रो चलो यहाँ पर कम्पीट करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। इसी के साथ ही हमारा जाओ उसके साथ में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे नीचे गिराकर उसकी तशरीफ के ऊपर पांव रख लेता है और कहता है चलो अब जल्दी से बताओ क्या तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करना है। वो अपने पास से झंडा निकालता है और कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम तो मेरे ब्रो हो। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि जिस दिन यहाँ पर टीचर सीटू ने जाओ को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट किया, उसी दिन वहाँ पर दूसरी तरफ फी चैंग को भी किसी ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया दूसरे एल्डर ने। यहाँ पर अकेडमी में नए स्टूडेंट्स की नई जनरेशन में से 5 रूकी किंग्स अपीयर हुए। अभी तक इनकी कल्टीवेशन किंग लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन इनको रूकी किंग कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर में किंग लेवल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें तो एक हमारा यंग मास्टर ची है, उसके साथ एक और लड़का जिसका नाम जुन फैन है और एक टीचर सीटू की छोटी बहन है जिसका नाम सीटू लियान है और हमारा जाओ जुई है और साथ में फी चैंग है जो कि हमारे जाओ का दोस्त है। तो ये 5 लड़के हैं जो कि रूकी किंग हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।